नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने शानदार से चैप्टर, नाम है जिसका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो आपके सेक्शन काम करते हैं वो सेक्शन नंबर 22 से लेकर 30 तक आते हैं। इसमें सेक्शन नंबर जो 22, 23 और 24 है, ये इकट्ठे ग्रुप में होते हैं और ये तीनों सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने टैक्सेबल पर्सन नाम के चैप्टर के अंदर। सेक्शन 22 में ये बताता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। सेक्शन 23 में ये बोलता है कि आपको कब कब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं तो नहीं करवाना, या फिर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करते हैं तो भी नहीं करवाना है, या फिर आपकी सारी की सारी सप्लाई आरसीएम के अंदर फॉल करती हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। सेक्शन नंबर 24 में बात करते हैं कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराने होते हैं। अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो अदर देन हैंडीक्राफ्ट, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ आप गुड्स का डील करते हैं, कोई वेंडर हैं, तो भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसी प्रकार से कई सारी बात आती है, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर एटसेट्रा, तो इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये सारी बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टैक्सेबल पर्सन नाम के चैप्टर के अंदर, वह रिवाइज भी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में बात आती है सेक्शन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30। 25 के अंदर पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करवाया जाएगा, कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, तमाम बातें यहां दे रखी हैं। 26 में के अंदर बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि अगर मैंने स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वही अपना डीम कर लिया जाएगा। 27 के अंदर बात करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर आपके आते हैं भाई साहब 3 सेक्शन लगाता है, 28, 29 और 30। 28 में कहता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के अंदर। 29 में कहता है कि भाई यहां पर लाइक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 30 के अंदर बात करी जाती है रिवोकेशन की। ठीक है, रिवोकेशन मतलब रीस्टोरेशन, जो आपकी आरसी कैंसिल हो गई है उसे वापस फिर से रिस्टोर करवा देना। तो आइए देखते हैं बातों को। यहां पर ये 22, 23, 24 इट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द चैप्टर टैक्सेबल पर्सन। एंड नाउ अब बात हमारी शुरू होती है यहां से कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी कई सारी बातें यहां पर आ जाती हैं चैप्टर के अंदर। रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? नॉर्मल समय सीमा यही कहती है कि भैया द डे ऑन विच यू आर लाइबल टू रजिस्टर। लाइबिलिटी टू रजिस्टर आती है सेक्शन 22 और 24 के अंदर, इधर आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो जिस पॉइंट पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लायबल हो जाते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको 30 दिन की बजाय 5 डेज इन एडवांस अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना होता है। एडवांस में ही इनको पेमेंट करना होता है और वो भी नेट लायबिलिटी का। सपोज करो उनकी एस्टिमेटेड ग्रॉस लायबिलिटी 10,000 की बनती है और इनका अनुमानित जो आईटीसी होगा सपोज करो वो 2,000 रुपए का होगा, तो ऐसे हालत में 8,000 रुपए का 5 डेज इन एडवांस इन्हें अपना पेमेंट करना होता है। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, टीआरएन जनरेट हो जाता है और टीआरएन जनरेट होने के बाद जब पार्ट बी फाइल कर रहे होते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं। हाँ करते ही वो पेमेंट वहां पर मांग लेता है। वहां आपको पेमेंट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो आरसी है या जो एप्लीकेशन है आरसी के लिए वो यहां पर एक्सेप्ट कर ली जाती है, ऐसा मालिक बोला जाता है। तो पहली नॉर्मल बात है कि 30 दिन के अंदर, लेकिन यहां 5 डेज इन एडवांस की इन्होंने आकर बात कर दी है। और क्या है, और एक और चक्कर पड़ता है कि कभी कभी कोई रेड, सर्च, सीजर की अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पर अधिकारी लोग आते हैं और आकर यहां आपको देखते हैं कि भाई क्या मामला चल रहा है और कुछ सर्विस इनकम आपकी मिलती है, कुछ इस तरह की सोर्सेस मिलती हैं कि आपकी जीएसटी की लायबिलिटी यहां पर बनती है। तो वैसे वाले हालात में सबसे पहले वो आपका टीका कर देंगे। टीका मतलब रोका कर देना, जैसे शादी के तौर पर। रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है, तो टेम्परेरी यहां पर टीका कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको हिदायत दी जाएगी कि 90 दिन पर हवेली पर आ जाना, मतलब कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप आ जाइएगा। लेकिन अगर आप टीके से
एग्री नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से किया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। परंतु मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि नहीं भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी ने हाँ बोला था करवाना है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना होगा। तो नॉर्मली 30 दिन का समय है। नॉन टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 5 दिन एडवांस में है, और इस तरह के मामलों में 90 दिन या 30 दिन एज द केस में भी। तो इतने समय के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। आगे बोलते हैं कि हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड, कितने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए नॉर्मल प्रिंसिपल तो यही होता है कि भैया वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अपना लेकर चलते हैं। और उससे पहले एक और बात है कि वेयर, आपको कहां पर लेना होगा और कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। तो जहां तक सवाल है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर लेना होता है, तो उसके लिए जिस स्टेट या यूटी से आप अपना टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको लेना होता है। अगर मान लीजिए मामला टीडब्ल्यूआई का निकल कर आ रहा है, तो वैसे वाले हालात के अंदर टीडब्ल्यूआई का जो नियरेस्ट स्टेट या यूटी आ रही होगी वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और अगर मान लीजिए आप ऑयल रिक्स जो कि ईजेड के अंदर है, जो किसी यूटी या स्टेट का फॉल नहीं करता, उसमें पार्ट नहीं बनता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप अदर टेरिटरी के अंदर जाकर सिलेक्ट करके चलते हैं, और अदर टेरिटरी को हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में कितने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो नॉर्मल फंडा ये है वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन। एक स्टेट में कम से कम आपको एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। क्या यह संभव है कि वन स्टेट और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन? यस, ये भी संभव है। और ये संभव कब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी खुद की विषय की नहीं भैया मैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए, तो जितने भी आपके बिजनेस प्लेस होते हैं उनके आधार पर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट ले सकते हैं। एसईजेड और आईएसडी के लिए भले विद इन द स्टेट क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन यहां पर लेने होते हैं। क्या यह संभव है कि मल्टीपल स्टेट और सिंगल रजिस्ट्रेशन? भाई अभी तक मैं क्या कह रहा था, वन स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अब कह रहा हूं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और सिंगल, मल्टीपल स्टेट और सिंगल रजिस्ट्रेशन। यस, ये भी पॉसिबल है। और ये होता है आपका जो यूआईएन होल्डर होते हैं, जिनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाता, जो एम्बेसी और यूनाइटेड नेशंस वाले होते हैं, उनका पूरे कंट्री के लिए एक ही नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो आपका स्टेट वाइज नहीं होता है। कितने रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं इसकी हमने बात करी, और रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा पोर्टल पे करके दिखा रखा था कि सबसे पहले हम अपना पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in पर जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहां से फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जाते ही हमारे सामने पार्ट ए खुल जाता है। पार्ट ए खुलने पर हमसे पूछता है कि हमारा नाम क्या है और हम चाहते क्या हैं, क्या हम एज ए टैक्स पे रजिस्ट्रेशन चाहते हैं या किस तरह से रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर पूछेगा, उस पर लिखा हुआ हमसे नाम पूछेगा, हमारी ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा। इनको क्रॉस चेक करने के लिए वो हमें ओटीपी देगा, और ओटीपी के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारी क्रॉस चेक किए जाएंगे। और जो हमारा पैन कार्ड था, जो पैन का नंबर है, उसे वो सीबीआईसी के डेटा से, जो कि एनएसडीएल से लिंक है, वहां से उसे चेक कर लेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें एक टीआरएन जनरेट कर दिया जाता है, और फिर हम अगले पेज पर आ जाते हैं, अगले पार्ट पर आ जाते हैं। अगले पार्ट पर आते हैं तो वो हमारा पार्ट बी कहलाता है। दरअसल वहां पर कई सारे पेजेस होते हैं जो कि हमें फिलअप अपने करने होते हैं, 1 बाय 1 उसको हम फिलअप करते हुए चले जाते हैं। उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है पैन के आधार पर आपसे बात करी जा रही होगी। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो वहां पर हम लोग बात करते हैं एक पासपोर्ट के आधार पर हमसे चर्चा की जा रही होगी। वेरी गुड सर जी। एंड मेरे बच्चा, आधार की रिक्वायरमेंट पहले बीच में ही आपको बताना पड़ता था, लेकिन अभी आधार का जो उन्होंने सीन है वो बिल्कुल अलग कर दिया है। जो इंडियन रेजिडेंट है उनके लिए हम आधार की बात करके चलते हैं, तो आधार उनको वहां पर देना होता है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना रखी है। कैसे भला? जब हम सेकंड लास्ट पेज पर पहुंच रहे होंगे पार्ट बी के, जो एप्लीकेशन है हमारी, तो वहां पर हमसे पूछता है कि क्या आप आधार को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या आप आधार को वेरीफाई कराने के इच्छुक हैं या नहीं है। दोनों बातें हमसे पूछेगा। हम अगर कहते हैं कि हाँ हम इच्छुक हैं, अगर हम हाँ में जवाब दे रहे होते हैं, तो वैसे हालत में वो क्या करते हैं साहब कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां तो यस कर दी और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके 1-2 दिन के अंदर हमारे पास में ना एक लिंक आएगा आधार को वेरीफाई कराने के लिए। उस लिंक को हमें वेरीफाई करना होता है, जो हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे ओटीपी वगैरह आएंगे, उसको वहां पे डालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन का ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, और 7 डेज के अंदर अंदर हमें RC ग्रांट कर दी जाती है। दूसरा, अगर हम उस आधार को वहां पर ऑप्ट नहीं करते, हमने कहा ऐसे की तैसे समझाते कोई आधार नहीं हमारे पास में, अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो हमें कोई लिंक विंक तो नहीं आएगा सेटिस्फाई कराने के लिए, उसको वेरीफाई कराने के लिए।
ठीक है। तो ऐसे हालात के अंदर हमारा पीवीआर मैंडेटरी कराया जाएगा। पीवीआर मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी करवाया जाएगा और उसके आधार पर ही हमें रजिस्ट्रेशन यहां पर दिया जाएगा। और इस समय रजिस्ट्रेशन जो दिया जाएगा अब वो आपका 30 डेज का समय यहां पर लगाकर चलते हैं। ऐसी वाली बात मालिक बोल दी जाती है। सर क्या अगर मान लीजिए हमने अपना आधार दे रखा है, लगा रखा है, ठीक सर जी, कि भैया ऑप्ट कर दिया है और हमने इसको वेरीफाई भी यहां पर आकर कर दिया है, तो उस केस में भी क्या हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है? देखिए आधार तो आपने कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि किसी और कारण से, किसी और वजह से ऐसा हो सकता है कि सरकार को लगता है कि भाई आपका पीवीआर करना जरूरी है। हो सकता है कि अधिकारी जानता हो कि जो एड्रेस आपने दे रखा है वहां तो खाली प्लॉट है, वहां तो ऑफिस जैसी कोई बात है ही नहीं, तो वो आपका इस आधार पर, किसी और सिचुएशन के आधार पर वो आपका पीवीआर यहां पर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका पीवीआर होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब उस केस के अंदर आपको मेरे कबूतर यहां पर क्या करना होगा, 30 डेज का समय यहां पर आपको लगाया जाएगा। जो आरसी का समय है वो आपका यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पैन चाहिए, टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर है तो वहां पर 10 की आवश्यकता पड़ जाती है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आधार आवश्यक है, लेकिन किन लोगों के लिए आधार आवश्यक नहीं है? कह रहे हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको जरूरी नहीं है। ये तो सब भरोसे वाले लोग हैं। आधार की रिक्वायरमेंट आती ही क्यों है? जिन पे भरोसा कम होता है तो वैसे करके। अब सरकारी जो महकमे है, खुद सरकारी डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या उनसे आधार लेंगे? द आंसर इज नो। क्या यूआई या यूआईएन होल्डर वालों से? न। उनकी कौन सी टैक्स लायबिलिटी बनती है? बनती नहीं है। ये तो उल्टा रिफंड क्लेम करते हैं सरकार से, तो इनको भी यहां पर आकर आधार की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और वैसे भी ये कौन लोग हैं? एम्बेसी यूएन वाले हैं, तो इनको यहां पर आधार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पार्ट ए वगैरह सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, और यहां देख सकते हैं आप, ये भी लिखा हुआ कि पहले आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, तो वेरीफाई कर दीजिए तो अपने आधार को, तो यहां पीवीआर आपका नहीं होगा, उसके बाद एआरएन जनरेट होगा, 7 दिन में आरसी मिल जाएगी। और आधार के लिए अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो केवाईसी और साथ में मैंडेटरी पीवीआर होगा, एआरएन जनरेट होगा, और 30 डेज में आपको आरसी यहां पर जनरेट कर दी जाती है। जहां आधार को वेरीफाई कर रहे हैं, पीवीआर आपका वहां पर भी हो सकता है, और उसके बाद फिर आपको 30 डेज का समय यहां पर लगवाया जाएगा। यह आपका पार्ट बी आ जाता है, आधार की सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। और क्या बोलता है मेरे कबूतर इसमें आगे चल के? आगे कहता है साहब, तो यहां आपने अपनी एप्लीकेशन आकर सबमिट कर दी है, और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 7 डेज के अंदर अंदर या 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरसी ग्रांट कर दी जाती है। और आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कमावेशी है तो अधिकारी आपको 7 डेज या 30 डेज के अंदर अप्रोच करेगा। कोई भी डेफिशिएंसी आप उसको बता देंगे, कोई दिक्कत है उसको सेटिस्फाई करेंगे 7 डेज के अंदर अंदर, उसके बाद आपको आरसी ग्रांट कर दी जाएगी। 7 डेज या 30 डेज के अंदर अगर आपको आरसी नहीं दी जाती तो उसको डीम टू बी कंसीडर मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे कि आपको आरसी इशू कर दी गई। सिस्टम आपको आरसी भेज देगा। ये सिर्फ कहने वाली बात है, प्रैक्टिकली कोई इस तरह का प्रोविजन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है कि 7 डेज या 30 डेज के अंदर अगर आपको आरसी इशू नहीं की जाती तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली भेज देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन थियोरेटिकली ऐसा है। आगे आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो कह रहे हैं कि आरसी जो होगी आपकी जीएसटी REG 06 फॉर्म के अंदर होती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा होता है, साथ में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी भी दे रखी होती है। और आरसी आपकी इफेक्टिव कहां से होती है? अगर आप एप्लीकेशन विद इन टाइम कर देते हैं तो जिस दिन आपकी जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी बन रही थी वहीं से आपकी इफेक्टिव हो जाती है। जहां तक सवाल है इसके स्ट्रक्चर का, तो पहले 2 डिजिट इसके स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 डिजिट इसका पैन हो गया, उसके बाद में इसका सीरियल नंबर आता है, और अगले 2 डिजिट मौज लेने के लिए होते हैं, चेकसम डिजिट के नाम से जाना जाता है। ये सीरियल नंबर है आपका विद इन द स्टेट, कि इस स्टेट के अंदर आपका कौन से नंबर का ये रजिस्ट्रेशन है अपने इस पैन से लिंक होते हुए। माइग्रेटेड पर्सन की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, इसका आप स्किप मार सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अमेंडमेंट इन आरसी। मैंने सारा कुछ पोर्टल पे करके आपको दिखा रखा है। ये सारी चीजें जो थ्योरेटिकली लिखी हैं सब प्रैक्टिकली करके दिखा रखी है, कौन सा काम कैसे होता है। यहां तक ये अमेंडमेंट इन आरसी, कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड दिखा रखे, कैसे उसके अंदर चेंज किए जाते हैं और कैसे सबमिट किए जाते हैं। कोर फील्ड के अंदर मतलब महत्वपूर्ण जो चेंज होते हैं, बिजनेस का नाम बदल रहा है, आपके का एड्रेस चेंज हो रहा है, या डायरेक्टर पार्टनर के अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो ये कोर फील्ड में चेंज होता है। आप पोर्टल पर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पर जाकर कोर या नॉन कोर जो भी आप चुनेंगे, चुनने के बाद फिर आपको वहां एडिट करने का ऑप्शन आता है, तो जो उसके फील्ड्स दे रखे होते हैं वो एडिट हो जाते हैं, और एडिट करने के बाद जो आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के 15 दिन के अंदर अंदर अधिकारी उस पर अपनी देगा परमिशन कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। कोई कागज पत्र अगर मांगना होगा तो आपसे मांग लेगा, वैसे करके तो अधिकारी से अप्रूव करेगा, अप्रूव भी करेगा या रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, अगर नॉन कोर फील्ड में चेंज होते हैं, लाइक अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो इसको आप कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, उसमें अधिकारी कोई इंटरफेयर आपको नहीं करके चलेगा। आगे आते हैं, आपके 3 बातें आती हैं कि भाई कैंसिलेशन।
कैंसिलेशन आएगा और बीच में एक सस्पेंशन आएगा और साथ में फिर एक रिवोकेशन की हम बात करके चलते हैं। ये जो आपका कैंसिलेशन है, इट जस्ट लाइक ए तलाक, मतलब शादी होना और उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि लाइक तलाक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जब झगड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है तलाक भी वहां पर हो सकता है। तो वे कह रहे हैं कि देखिए जो कैंसिलेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, या तो आप खुद अर्जी दे रहे हैं कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दीजिए, या फिर अधिकारी आपसे गुस्सा है और वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहता है। सवाल ये उठता है कि आप कब अर्जी देंगे। हो सकता है कि आपके केस में आपका पैन चेंज हो रहा हो, आपने अपना बिजनेस बेच दिया है, या डी मर्जर है, एमलगमेशन है, कोई भी रीजन है, या बेटे के नाम पर आपका बिजनेस गया है, पिता ने पुत्र के नाम पर बिजनेस कर दिया है, तो वैसे वैसे मामलों में पैन चेंज होता है। या फिर आपने धंधा करना बंद कर दिया है, क्लोजर ऑफ बिजनेस है। या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो चुका है, आपके भविष्य में कोई जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो इस तरह की अवस्थाओं में अब आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और आप अधिकारी को बोल सकते हैं कि ठीक है भाई साहब, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना चाह रहा हूं, आप इसे खत्म करो, कैंसिल कीजिएगा। तो आपकी एप्लीकेशन जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकारी उसे सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। उसके बाद वो पूरी बात देखेगा, जानकारी लेगा क्यों, क्या, कैसे, और उसके बाद फिर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया जाता है। दूसरी बात कि कभी कभी अधिकारी देखता है कि भाई आप कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, आप हो सकता है कि अपनी ठीक से रिटर्न फाइल ना कर रहे हो, आप कंपोजिट डीलर हो और आपने लगातार 3 रिटर्न अपनी मिस कर दी हैं, आप एक अदर देन कंपोजिट डीलर हो, आपने लगातार अपनी 6 रिटर्न मिस कर दी हैं, आप बोगस इनवॉइस एटसेट्रा इश्यू करने में इन्वॉल्व हो, आप टैक्स की चोरी करने में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इसमें 3-4 कारण लेटेस्ट और ऐड किए गए हैं कि आप फेक आईटीसी बुक कर रहे हैं। ये जो ग्रीन पट्टी से लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपके लेटेस्ट हैं। इनवॉइस मिसिंग इन जीएसटीआर 3B, इसका मतलब ये हो गया कि कोई इनवॉइस, भाई साहब आपने जीएसटीआर 1 के अंदर तो शो कर दिया लेकिन आगे 3B तक पहुंचते पहुंचते वो गायब हो जाता है। ये सिचुएशन आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकती है। एक आगे 1% की रिस्ट्रिक्शन सरकार ने जो डाल रखी है, मैनर ऑफ पेमेंट नाम के चैप्टर में उसको देखेंगे। अगर उसे आप फॉलो नहीं करते कि 1% आपको ई कैश रेट से देना ही पड़ेगा तो भी आपकी आरसी कैंसिल हो सकती है। साथ में ये भी बोलते हैं कि भाई आप जो आईटीसी बुक कर रहे हो और जो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ रही है, दोनों के अंदर एक विसंगति आ रही है, दोनों के अंदर एक विकृति पैदा हो रही है। विकृति इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 20 लाख रुपए की है और मेरा आईटीसी 2-3 लाख रुपए का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बिजनेस मॉडल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि इतना तो होता होगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर मैं ये बोलूं कि मेरे आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 20 लाख रुपए की और मेरा जो आईटीसी खड़ा हुआ है वो 21 लाख रुपए का है, तो ये विसंगति बोली जाती है। 18 लाख भी बोलूंगा तभी विसंगति बोली जाती है कि भाई ऐसा कौन सा खर्चा हो रहा है तुम्हारा कि जो लगभग मोटा मोटा आपके रेवेन्यू के बराबर जा रहा है। इसे विसंगति बोलते हैं। यह सब तब होता है जब व्यक्ति उल्टे सीधे फेक इनवॉइसेस के आधार पर अपना आईटीसी ले रहा होता है। तो अगर ये इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो अलग अलग तरीकों से, या तो आउटपुट को घटा रहे हो या आईटीसी को चढ़ा रहे हो, सीधी सी बात यह है। तो अगर आप इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व पाएंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है। जब इस तरह की हरकतें दिखती हैं, अच्छा एक और आता है कि अगर आप अपने बैंक की डिटेल 45 डेज में सरकार को ना दो। अभी क्या है कि शुरुआती दौर में विदाउट गिविंग बैंक डिटेल आप अपना आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आरसी आप किया जाती है, उसके आधार पर आप बैंक खाता खुलवाते हो। बैंक खाता खुलवाने के 45 डेज के अंदर आपको बैंक खाते की डिटेल देनी होती है। अगर आपने नहीं दी तो आपकी आरसी वहां पर कैंसिल करवा दी जाती है। इतने सारे रीजन हैं। अधिकारी सबसे पहले कैंसिल नहीं करेगा, वो यहां पर आकर इसको सस्पेंड कर देगा। In case proper officer has reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled, he may आफ्टर अफोर्डिंग। ये पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी सस्पेंशन के लिए, उन्होंने कहा ऐसे कि तैसे में जान दो, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे और बहुत सारी मिलती आ रही है पीछे, बार बार अपॉर्चुनिटी हम आपको नहीं देने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे। तो डायरेक्ट वो आपका यहां पर आकर सस्पेंशन कर देगा, सस्पेंड कर देगा। जब आरसी सस्पेंड हो जाती है तो जैसे ऐसे मानो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में क्या होता है, क्या अब पति अपनी कमाई में से कोई हिस्सा सरकार को देगा? नहीं देगा। क्या वो हिसाब देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या पत्नी पति को खाना देगी झगड़े में? नहीं देगी।
तो ऐसे यहां पर होगा कि जब आरसी सस्पेंड हो जाती है तो मैं ना सरकार को कोई हिस्सा दूंगा ना हिसाब दूंगा, ना सरकार को जीएसटी दूंगा और ना ही मैं कोई रिटर्न सबमिट करूंगा। इवन सरकार भी मुझे कुछ नहीं देगी। अगर मेरा कोई रिफंड वगैरह बनता होगा तो सस्पेंशन पीरियड के अंदर मुझे रिफंड वगैरह भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसे करके। दूसरा, सस्पेंशन पीरियड के अंदर अगर मेरी गवर्नमेंट के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, मैं जीएसटी नहीं दे रहा हूं, हिसाब नहीं दे रहा हूं, हिस्सा नहीं दे रहा हूं, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं आगे कस्टमर से जीएसटी अपना रिकवर कर सकूं। मैं सप्लाई तो कर सकता हूं, बिजनेस तो कर सकता हूं, बट आई हैव नो राइट टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम माय कस्टमर। लेकिन सर क्या होगा, मान लीजिए सस्पेंड तो हो गया, अधिकारी ने कर दिया, तो आगे चल के आउटकम जो होंगे, या तो सस्पेंशन को वापस कैंसिलेशन में चेंज किया जाएगा या सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ होगा। अगर मान लीजिए सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ हो गया, पति पत्नी के बीच में बोलचाल हो गई, सब ठीक हो गया है, तो क्या पत्नी हिस्सा नहीं मांगेगी? क्या लड़ाई के दौरान पैसे नहीं दिए थे, लो आप पैसे लाओ, पक्का मांगेगी, हिसाब भी मांगेगी, हिस्सा भी मांगेगी। ऐसी सरकार बोलेगी। जब आपका सस्पेंशन वापस ठीक हो जाएगा, सरकार बोलेगी ला हिसाब भी ला और हिस्सा भी ला सस्पेंशन पीरियड का। अब मैं कहा ठीक है भाई, दे तो दूंगा, लेकिन ये बताओ मैंने तो कस्टमर से लिया नहीं, कस्टमर तो मुझे अब नहीं देगा ना, तुमसे मुझसे मांग रहे हो लेकिन कस्टमर मुझे नहीं देगा। सरकार कहती है एक काम कर, रिवाइज्ड इनवॉइस डाल दे। मैं रिवाइज्ड इनवॉइस डालूंगा, अगर ट्रांजैक्शन B2B रही होगी मेरी तो कस्टमर कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसे दे भी देगा, मैं सरकार को दे दूंगा। लेकिन सस्पेंशन पीरियड के अंदर अगर मेरी B2C ट्रांजैक्शन रही होंगी तो क्या एक एंड यूजर मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जीएसटी लेटर ऑन पे कर देगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। वहां पर मेरा नुकसान यहां पर हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कहती कि नहीं भैया, हिसाब भी चाहिए, हिस्सा भी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो सस्पेंशन है वो कैंसिलेशन में तब्दील हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जालिम यहां भी नहीं छोड़ेंगे। जब पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो वहां पर भी पत्नी को एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है। मान लीजिए कोर्ट ने किया तो कोर्ट बोलता है कि भैया पति को इतनी प्रॉपर्टी, इतना हिस्सा, ये सारा कुछ देके चलना है। ऐसे ही यहां पर किया जाएगा। ये आखिरी हिसाब होगा, आखिरी हिस्सा होगा, क्योंकि यहां पर कैंसिलेशन हो रहा है। सरकार कहती है कि जो भी तेरे पास में इनपुट कैपिटल गुड्स पड़े हुए हैं, जिनके संबंध में तो आईटीसी भोग रहा है, वो लेके पड़ा हुआ है, वो सब के सब जा, उनको हाय लगेगी और वो आज ही डिम्ड सप्लाई बन जाएंगे। बोलते थे ना पहले कि तू जा, तू पत्थर की बन जा। ऐसे ही वो सारे के सारे जो पड़े हुए हैं वो आज ही तेरे लिए यहां पर डीम्ड सप्लाई बना दिए जाएंगे। और उस पर जो जीएसटी आएगा वो तुझे भरना पड़ेगा। और ठहर, उस पर जो तेरा इनपुट और कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ था उसके संबंध में जो कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा आईटीसी बनता है, कैपिटल गुड्स का मंथली प्रोपोर्शनेट करके निकाल लेंगे, इनपुट का क्वांटिटी के हिसाब से निकाल लेंगे, वो जो आईटीसी बनता है वो, और आउटपुट जीएसटी बनता है डीम्ड सप्लाई के चलते, वो जो दोनों में अधिक हो वो फाइनली आपको चुकाना पड़ेगा, पत्नी को देना पड़ेगा, सरकार को यहां पर देना पड़ जाएगा। ऐसे करके मालिक बोलकर चलते हैं। तो कैंसिलेशन पर लायबिलिटी इस प्रकार से निकल कर आती है। वो तमाम बातें आपकी यहां पर दे रखी हैं कि जब सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना होता है, और फिर वो कैंसिलेशन हो जाता तो क्या होगा। क्या कैंसिल होने पर व्यक्ति अब फाइनल हिसाब किताब हो गया है, क्या वो बिजनेस कर सकता है? जी नहीं, शटर डाउन, घर बैठिए, बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर कैंसिल होने के बावजूद भी आपने बिजनेस किया तो आपका गुड्स सर्च हो जाएगा, सीज हो जाएगा, उठा के आपके गुड्स को भरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा और आपको उठा के जेल में तक डाला जा सकता है। इसलिए आरसी कैंसिल होने पर आप बिजनेस मत कीजिएगा। अब तो आपको किसी और का पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहां उसके माध्यम से ही आप अपना काम धंधा आगे कर पाएंगे। ऐसा मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए सर सस्पेंशन के अंदर कुछ सब ठीक ठाक मिल गया तो प्रोसीडिंग्स, मतलब कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और सब ठीक ठाक मिलता है तो क्या उनको वापस विड्रॉ कर सकते हैं। कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लायबिलिटी बता दी मैंने आपकी कि यहां पर क्या क्या होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कैंसिल हो जाता है एक बार और लेटर ऑन पता लगता है कि इस बंदे की प्रायर पीरियड की कुछ लायबिलिटीज पड़ी हुई थी, वो देनी बनती हैं, तो क्या उससे रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? वो बंदा बोलेगा ऐसे कि तैसे जाओ, मेरा तो नाम कट गया, तुम होते कौन हो मुझसे पैसा रिकवर करने वाले? ऐसा नहीं होगा, सरकारी पैसा है, हालांकि में हाथ डाल के खींच लेंगे भाई साहब, चिंता मत करो। भले ही आपका कैंसिलेशन हो गया है, बट अगर आपके पास कोई किसी प्रकार की सरकारी ड्यूज बनते हैं तो वो हर हाल में आपके रिकवर किए जाएंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि भाई साहब यहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। उसके बाद बात आती है रिवोकेशन की। रिवोकेशन क्या है? रिस्टोरेशन है कि जो आपका यहां पर कैंसिलेशन हो गया था उसे वापस रिस्टोर हम करवाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने खुद से अप्लाई किया था कि आप मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दीजिएगा, तो ऐसी अवस्था में कैंसिल हो भी गया कि अब आप उसे पुनर्विवाह या उसे रिस्टोर करवाना पसंद करेंगे? ना तो आप चाहोगे और ना ही लॉ के अंदर कुछ बता रखा, बिकॉज वो आपने खुद से कहा था कि इसको कैंसिल कर दीजिए।
वो अलग अलग कारणों से हुआ था कि वे पैन चेंज हो गया था या ऑल एग्जेम्प्टेड हो गए थे, जो भी थे, तो फिर वहां पर रिस्टोरेशन का क्लॉज नहीं है। लेकिन जब अधिकारी अपनी तरफ से आपके उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करके आया था तो वहां पर रिस्टोरेशन का प्रोविजन दे रखा है। ध्यान दीजिए, सरकार को कोई शौक नहीं है कैंसिल करने का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो सिर्फ डराने वाली चीजें होती ताकि आप डर जाओ। क्यों? क्योंकि अगर इतना इनका शौक होता तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब खुद से कहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मैं मरना चाहता हूं, तो कोई मरने नहीं देता है। वैसे मारने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। अगर मैं आरसी कैंसिल कराने के लिए जाऊंगा ना तो मेरी आरसी कैंसिल करके नहीं देते। एक एक दो दो तीन तीन ढाई साल हो गए, कह रहे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मैं कहा करो, कर नहीं करेंगे, तू तो कमाऊ बच्चा है, तू पैसे कौन देगा, तेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी तो। और जिसको डर लगता है, जो डरता है कि मेरी आरसी कैंसिल मत करना, कैंसिल मत करना, उसकी तो भाई ढंग से करते कि तेरी तो आरसी पक्का पक्का कैंसिल करेंगे। रोज डराते हैं, रोज धमकाते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। जितना डरोगे उतना ही मरोगे, लोग उतना ही ठोकेंगे। इसलिए कलेजा बिल्कुल हथेली पर लेकर चलना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, है ना। ऐसे करके बात भगवत गीता में भी बताया गया कि आपको भय नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन काम भी आपके श्रेष्ठ होने चाहिए, ये मान के चलना। भगवत गीता की सिर्फ एक ही बात मत मानना कि भाई साहब अब तो घर में भी देख लेंगे, कोई नहीं है, हम ही हमें, ऐसा नहीं है। कर्म आपके सारे श्रेष्ठ होने चाहिए और आपको भय भी किसी से नहीं मानना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं साहब। तो उसमें कहता है कि देखिए अब यहां पर रिस्टोरेशन पॉसिबल होगा अगर अधिकारी ने किया है तो आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे अपने, अधिकारी एप्लीकेशन को देखेगा और 30 डेज के अंदर अंदर उस पर अपना रिएक्शन दे देगा। हालांकि वो 30 डेज का पीरियड फर्दर बढ़ाया भी गया है, +30 तो कुल मिलाकर 90 दिन के अंदर उसका रिएक्शन अपना आ जाएगा कि वो उसको रिस्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसे करके तो उसकी अपनी कॉल होती है। हालांकि रिस्टोर कर देते हैं डरा धमका के, जो भी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो इस आधार पर कैंसिल हुआ था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, अब हुआ क्या, रिटर्न फाइल ना करने की वजह से कैंसिलेशन हुआ था। ठीक है साहब, अब आप एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए कि साहब मेरे इस आरसी को रीस्टोर आप यहां पर कर दीजिएगा। अधिकारी पूछता है कि भैया ए बड़वक ये बता तू कि तेरा कैंसिलेशन काहे लिए हुआ था, कि साहब मैंने ना यहां पर आकर अपनी रिटर्न वगैरह सबमिट नहीं करी थी, टैक्स वगैरह नहीं भरा था। कह रहे अब भर दिया क्या, कह रहे अभी तो नहीं भरा। फेंक के मारेगा एप्लीकेशन को कि जा, जिस वजह से तेरा नाम कटा था, जिस वजह से तेरी आरसी कैंसिल हुई थी, पहले उस चीज को ठीक करके आ, और जब वो ठीक हो जाए ना तब तू मेरे पास में आइयो अपनी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लेकर। तो ऐसे वाले मामले के अंदर उस बंदे को जब से रिटर्न नहीं भर रहा था तब से लेकर टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन एक्सेप्ट की जाती है और देन उसके 30 डेज के अंदर अधिकारी अपना फैसला यहां पर सुना देता है रिस्टोरेशन का लेकर। साथ में वो ये भी कहता है कि सुन, रिस्टोर तो कर रहा हूं लेकिन कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से रिस्टोरेशन की डेट तक जो भी तेरी रिटर्न ड्यू हो गई हैं उनको भी अपना 30 डेज के अंदर तू भर दियो, ऐसी हिदायत यहां पर दे दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया जाता है। उस हालात में भाई साहब क्या करके चलोगे, तो वहां पर आकर कहते कि देखो अगर यहां पर यह बोला जाए कि आपकी एप्लीकेशन तब एक्सेप्ट करेंगे पहले रिटर्न भर के आओ, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पीरियड की रिटर्न भरने की बात की जा रही है उस दौरान आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल चल रहा है। तो आप भाई साहब क्योंकि बैक डेट से कैंसिल हुआ था तो आप नहीं भर सकते। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं कि बिना रिटर्न फाइलिंग के ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करके आपकी आरसी को रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर करने के बाद आपको बोलेंगे कि आप 30 डेज के अंदर अंदर डे 1 से लेकर जब से आप रिटर्न नहीं भरी है तब से लेकर और टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन वो सारी की सारी अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो कर दीजिएगा, तो आपकी जो आरसी रिस्टोर्ड ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात आपको निकल के नहीं आएगी। इसके संबंध में ये 2 केस मैंने आपको यहां पर कराए थे। अगर आरसी प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल होती है तो 2 गोज में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, पहले यहां से यहां तक की, फिर यहां से यहां तक की। लेकिन अगर आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो फिर 1 गो में ही सारी की सारी रिटर्न आपको यहां पर फाइल करनी होती है आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसी वाली बात हमने देखी थी। उसके बाद में बाबू ये प्रोस्पेक्टिव हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, ये क्या है, पुनर्विवाह की तरह होता है रिस्टोरेशन।
आन मिलो सजना। यस सर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या निकल के आता है, अब ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। आरसी को डिस्प्ले करोगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड है बुड़वक, वहां पे लगा दीजिएगा। जहां आप कुर्सी लेकर बैठते हो काउंटर पे, उसके काउंटर के पीछे दीवार है ना, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लगा दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर आपके प्रीमिसेस पे आएगा, सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, नोटिस होंगे, सबके सब डिजिटली साइन किए जाते हैं, सबके सब आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही मूवमेंट किया जाता है। उसके बाद बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कब कब हो सकता है। नंबर 1, जब आपने आधार के लिए हां नहीं बोला है तो आपका पीवीआर होना ही होना है। नंबर 2, आधार के लिए हां तो बोला था लेकिन वो जो लिंक आपको भेजा गया था वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो ऐसे मानिए जैसे कि आपका जो आधार है ना, जो आधार है वो आपका ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ, तो वहां पर भी पीवीआर हो जाएगा। या आधार आपका वेरीफाई हो भी गया है, उसके बावजूद भी आपका पीवीआर करवाया जा सकता है। तो ऐसे मान के चलो, ये दोनों तो एक ही बात होगी ना। एक वो बंदा जिसने आधार के लिए ऑप्ट नहीं किया और एक वो जिसने ऑप्ट तो किया लेकिन 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 मालिक वो फिर वेरीफाई नहीं कर सका उस चीज को, तो दोनों बराबर हैं। ये बिल्कुल ऐसे मान के चलो जैसे मान लीजिए कभी कभी फोन आते हैं बच्चों के, वो कहते हैं सर हमारा जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है ना, इस वाले एग्जाम को हम देना नहीं चाहते, हम तो अगला एग्जाम देंगे पूरी तैयारी करके, बोथ ग्रुप देंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि मैं बच्चा देख, अब ये जो तेरा अपकमिंग एग्जाम आ रहा है जिसके लिए तू मना कर रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा, अगर तू एग्जाम नहीं देगा तो एक बात बता, इसका मतलब तू प्रॉपर फेल हो गया? करे हां। और इतना फेल हो गया मतलब ये यहीं पर डिक्लेयर हो गया बिना रिजल्ट आए हुए? करे हां। तो एक सा मतलब तूने इस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया कि यहां पर मुझे पास नहीं होना? करे हां। तो जब तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फेल ही होना है और मैं फेलियर को स्वीकार कर चुका हूं, तो बेटा एग्जाम दे के फेल हो जाना क्या दिक्कत है? अगर फेल मान लिया, कहते हैं कि शादी का लड्डू है जो ना खाए तो पछताए और जो खाए तो पछताए, तो पछताना ही है तो खा के पछताओ ना। बेटा फेल मान ही लिया है तो फिर एग्जाम दो ना। जब आप ये मान लो कि मैं फेल होने के लिए ही पेपर दे रहा हूं, तो वहां आप बड़े बिंदास तरीके से लिख कर आते हो। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यहां आपको फल की इच्छा बिल्कुल होगी ही नहीं। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि जब बिना फल की इच्छा के काम करके आते हैं तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से दिल ठोक के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, कोई घबराहट नहीं होती, कोई गरम गरम सांसें नहीं आती और शानदार कोई कंपन नहीं होता हाथ में, और धड़ल्ले से आप पेपर लिख कर आते हैं। जो भी आपको समझ में आता है पूरी कलाकारी करके आते हैं और इसमें कई बार आप पास हो जाते क्योंकि आपने बिना किसी डर और भय के वहां पर लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है कि भाई नहीं मैंने तो दूं या ना दूं छोड़ रहा हूं, तो अटेम्प्ट तो आपको स्किप कभी नहीं करना है, भले ही आप फेल हो जाओ, देकर फेल हो जाओ। ये अटेम्प्ट छोड़ना मतलब युद्ध क्षेत्र से भागना, पीठ दिखाना। युद्ध क्षेत्र से भागो मत, भले ही वहां पर वीरगति कोई व्यक्ति प्राप्त हो युद्ध के मैदान में, लेकिन भागना तो कायरता है। इसलिए कभी भी आपको अपना एग्जाम स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन है ये कि भाई जब फाइनल हिसाब किया जाएगा उसका यहां पर क्या करके चलेंगे, ऐसी बात मालिक यहां पर आपकी निकल कर आ जाती है। तो यहां पर आकर आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर से सेक्शन रिकॉल करवाता हूं, सेक्शन 22, 23, 24 ये टैक्सेबल पर्सन चैप्टर के अंदर हमारे हो चुके थे। 25, 26, 27 ये पीडीसी के नाम से जानते हैं, पी फॉर प्रोसीजर, डी फॉर डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और उसके बाद में है अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन। थैंक यू सो मच। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे कुछ आगे और तूफानी वाले। ठीक है बाबू? हाँ सर जी हाँ।